गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी क्लास और फेसबुक पेज दोनों पर। तो जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं जो हर पेपर में आते हैं। तो फिलहाल हम बातें बीच में करेंगे, बस वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा। हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो बातें बीच में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है 1985 में संविधान संशोधन हुआ था, जिससे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी थी। वो दल बदल कानून से रिलेटेड थी, आपको इतना याद रखना है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर अयोग्यता। मतलब यदि आप जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हो तो आप उसी पार्टी का समर्थन कर सकते हो। यदि आप दूसरी पार्टी को समर्थन करते हो तो अनुसूची 10 के तहत आपको अयोग्य ठहराया जाएगा। इसको लाने का उद्देश्य इतना था कि जो वोटों की जो एमएलए से एमपी की खरीद फरोख्त होती थी ना, उसको रोक देना, बस इस दल बदल सूची को लाने का एक काम था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे है? भाषाओं से संबंधित। देखो 8वीं अनुसूची में आपको पता है 22 भाषाएं हैं, सबको पता है 22 भाषाएं। तो वो 8वीं अनुसूची ना भाषाओं से संबंधित है। उसमें ना इंग्लिश भाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं, सभी भाषा मिलेंगे आपको, बंगला, उड़िया, असमिया, पर लेकिन कहीं इंग्लिश का उल्लेख नहीं है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे हम भंग नहीं कर सकते। इसको हम क्या नहीं कर सकते? भंग नहीं कर सकते। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, और 30 वर्ष इसमें जाने की क्या होती है? एज लिमिट होती है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस है लोकसभा। लोअर हाउस हम लोकसभा को बोलते हैं क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14। 14 इसलिए बोला क्योंकि 2 लोकसभा में रहते हैं और 12 राज्यसभा में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा के लिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। देखो 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने तब तक इसको नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि जब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे, एक तरीके से डायरेक्ट रूप से हम ही सबसे ऊपर है। जब आम चुनाव करवा दोगे, लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, जनता आपको चुन लेगी, तो सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथ में चली जाएगी। इसलिए 1952 में, मतलब 51 से 52 के बीच चुनाव हो गए थे भारत में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? फिलहाल 552 हो सकती है। 545 तो आपको पता अभी प्रेजेंट में है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? मतलब यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध विश्वास पास ला रहे तो कम से कम 50 लोग तो प्रस्ताव लेके आएंगे ही, है ना। फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। देखो कोई भी धन विधेयक है या वित्तीय बिल केवल लोकसभा में ही उसको प्रस्तावित किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अभी प्रेजेंट में बात करें तो 12 अनुसूचियां तो हैं ही, और आर्टिकल्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। बस समय समय पर इन पर संशोधन होता रहता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 395 ही आपको लगाना है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख? भाग 20 में संविधान संशोधन है जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है ना, याद रखना। 368 आर्टिकल भी याद रखना। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य है भाग 4। देखो मूल अधिकार तो 12 से 35 हमने पढ़ा दिए आपको जी। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है 12 से 35 में, जो आपके 6 हैं। लेकिन आपको 36 से जब 51 पढ़ोगे तो आपके मूल कर्तव्य हैं कितने? 11, जो हमने रूस से लिए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, हाँ नीति निर्देशक तत्व को हमने संविधान में आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया था? आयरलैंड। ये नीति निर्देशक तत्व अलग हैं, आप जब पढ़ोगे तो मूल जो आपके कर्तव्य है ना वो 51 क्या में है? किसमें? 51 का जब आप पढ़ेंगे ना मूल कर्तव्य 11
उसमें। नीति निर्देशक तत्व तो पता है भाग 4 में ही है आपके, 36 से 51 तक के बीच, इतना आपको याद रखना है, आयरलैंड से लिए थे हमने। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 धन विधेयक बोलता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाता है और धन विधेयक पर जो अंतिम निर्णय है ना, लोकसभा अध्यक्ष ही ले सकता है। राज्यसभा में बस दिखाने के लिए उसको भेजा जाता है, यदि वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते या लेते भी हैं फिर भी 14 दिन बाद वो रिटर्न लोकसभा में आ जाता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश। तो चूंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों ने ही शासन किया तो हमने कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली उनसे ही अपनाई, जैसे एकल नागरिकता हुआ, 2 सदन हुए, बहुत सारी चीज़ें। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध नागरिकता से 5 से 11 के बीच। अच्छा, अनुसूची की बात करिए, सॉरी मैं भाग बोल दिया, सेकंड अनुसूची की बात करिए। भाग 2 है नागरिकता, 5 से 11। अनुसूची सेकंड है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, इतना आपको याद रखना, लेकिन भाग 2 नागरिकता है 5 से 11 के बीच। किस राज्य में विधानसभा की स्थापना समाप्ति का प्रावधान है? जब आप आर्टिकल 169 पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा जो हमारी असेंबली है, विधानसभा में के द्वारा ही विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति दोनों कर दी जाती। तो बहुत जगह अभी फ़िलहाल विधान परिषद हैं और मैक्सिमम जगह विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद सेम टू सेम वर्क करता है राज्यसभा के जैसे, ये भी स्थायी सदन होता है, इसमें जाने की उम्र भी 30 वर्ष होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में बना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आप जब 340 पढ़ेंगे ना आर्टिकल तो आपको पता चलेंगे पिछड़ों के अधिकार। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा? बता दूं, इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है ना। इंदिरा गांधी मेरे हिसाब से भारत में सबसे शक्तिशाली, उनको हम प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनका जो काल था, समय था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। दोस्तों, तरुण जी के क्लास हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तरुण लिखना, जी के लिखना और क्लास लिख देना, और इंस्टाग्राम आईडी भी है, तुरंत जाएं इंस्टाग्राम फॉलो कर दें और यूट्यूब पर सर्च करें तरुण जी के क्लास, में दिख जाऊंगा, मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करें, फ्री कंटेंट मिल जाएगा, जितना चाहे उतना तैयारी करें एसएससी जीडी यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की, तो ज़रूर आपको यूट्यूब पे तो हमें सब्सक्राइब करना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स वहाँ डेली मिल जाते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में 84 सीटें अभी हमने अनुसूचित जातियों के लिए रख दी हैं, एससी के लिए। अच्छा, एससी की आबादी ना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग राउंड फिगर में 20 करोड़ है ना, 19 पॉइंट कुछ है, मतलब 20 करोड़ आप बोल सकते हो एससी की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार, और लगभग 9 पॉइंट कुछ मतलब 10 करोड़ की पॉपुलेशन है एसटी की पूरे भारत में। देखो, जब भी जनगणना कराई जाती है ना, तो जनगणना में हमेशा एससी एसटी की पॉपुलेशन के आंकड़े पेश किए जाते हैं, पर कभी भी पिछड़े वर्ग और अपर कास्ट जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके आंकड़े सरकार नहीं देती। अब हम बता रहे क्यों नहीं देती है, अब इसको सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा बताऊं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि आपको पता है भारत में ओबीसी की पॉपुलेशन 52% से ज़्यादा होगी, मतलब 50 से ऊपर तो होगी, और जो अनरिजर्व कैटेगरियाँ हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। पर आप जब पाओगे कि यदि ओबीसी कास्ट में ओबीसी कास्ट को पता चल जाएगा, जैसे बिहार में जाति की जनगणना हुई तो कई लोगों ने विरोध किया और कई लोगों ने समर्थन किया, समर्थन भी ठीक था, विरोध भी ठीक था। विरोध भाई वही करते हैं जिनकी संख्या कम होती है, समर्थन वो करते हैं जिनकी पॉपुलेशन अधिक होती है। अब किसी को पता चल जाए कि इस स्टेट में हम इतनी पॉपुलेशन हमारी कास्ट की है, तो वो अपना हक सरकार से मांगने लगेगी, हक मांगने लगेगी तो सरकार हक दे नहीं पाएगी। इसलिए सरकारें क्या करती हैं, कभी भी जातिगत जनगणना में, भारत कास्ट पे ही डिवाइडेड है, लेकिन कभी भी आंकड़े नहीं देती कि कौन सी कास्ट किसकी है, वर्चस्व के कारण। क्योंकि कई कास्ट तो ऐसी हैं जो उस एरिया में है नहीं और वो सीट से चुनाव लड़के जीत के असेंबली में जा रहे हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा ना आप किस कास्ट के ज़्यादा है तो आप अपना हक मांगोगे। तो सरकारें बड़ी चालू होती हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से अपनी अपनी थिंकिंग है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को 2 को लोकसभा में क्या कर सकता है, नामित कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य संख्या है? तो देखो, सबको पता है 545 प्रेजेंट में है, जहां 530 राज्यों से आते हैं, 13 जाते हैं यूटी से
और 2 आंग्ल भारतीय। तो ऐसे करके हमारी पूरी टोटल पॉपुलेशन 503, टोटल सीटें हो जाती है 545। संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। हालांकि 2026 तक ये फिक्स है, बढ़ेगी नहीं, 552 हो सकती है। 530 राज्यों से आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आ जाएंगे और 2 कहाँ से आ जाएंगे? आंग्ल भारतीय। भारत में किसका मतलब भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत की जो जनता है ना, उसका प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। देखो जैसे जनता, अभी लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे तो जनता लोकसभा सांसद के लिए वोट देगी और सांसद मिलकर ही प्रधानमंत्री बनाते। तो दोस्तों फिलहाल हम अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, आप बोर नहीं होगे, आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी होगी और एक क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यदि अंत तक वीडियो को देखा है तो एक वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और हमको इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।